राजनीति में टाइमिंग की खास अहमियत होती है। कोई पुरानी बात भी अगर दोहरा दी जाए तो इसके भी अपने मतलब निकलते हैं, और अगर लंबे समय से चल रही किसी कार्रवाई में अचानक तेजी आ जाए तो चर्चा का बाजार इससे भी गर्मा जाता है। इस वक्त शिवपाल यादव को लेकर यही हो रहा है, जिसने यूपी के उपचुनाव के माहौल के पारे को चढ़ा दिया है। गोमती रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य सरकार से प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव से पूछताछ की इजाजत मांगी है। यह अनुमति तब मांगी गई जब शिवपाल और अखिलेश यादव एकजुट हो चुके हैं और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मिलकर डिंपल यादव को जिताने के लिए प्रचार में जुटे हैं। सपा सीबीआई की इस सक्रियता को भाजपा का एजेंडा बता रही है, तो भाजपा कह रही है कि जांच एजेंसी पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो अपना काम कर रही है। मामला 2014 से 15 के बीच का है। इसमें सपा सरकार के दौरान 1437 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो गोमती रिवर फ्रंट से जुड़ी योजना की 95% के करीब की राशि थी। बावजूद इसके आरोप है कि योजना का 60% काम भी पूरा नहीं हो पाया। इस मामले की जांच 5 साल से सीबीआई के पास है। आज मैं आपको इस खबर की हर खास बात बताऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि इस पर क्यों हो रही है चुभने वाली सियासत। इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि भाजपा के शिवपाल पर हमले के पेंडुलम दांव के मायने क्या हैं और अखिलेश ने क्यों कहा कि चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि भाजपा रोने लगेगी। सियासत की हर बड़ी खबर की होगी बात, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। आज सबसे पहले बात मैनपुरी में पेंडुलम वाली सियासत की। टिक टिक की सीएम योगी ने कल चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल यादव पर पेंडुलम वाला तंज किया था। इसके बाद अखिलेश ने इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के खिलाफ झूला दांव चल दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैनपुरी के चुनाव प्रचार में आखिर पेंडुलम और झूले का इतना जिक्र क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यह बात यहीं तक सीमित नहीं। अब अखिलेश यादव ने फिजिक्स की किताब भी पलट दी है और सपा और भाजपा के बीच फुटबॉल के गोल की रेस भी होने लगी है। पेंडुलम पर आकर अटकी मैनपुरी की चुनावी सुई। सवाल हमारे चाचा का है, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे जैसे समझ में नहीं आया। कभी चाचा ने भी उनको झूला झुलाया होगा और आज भी झूले की बात उन्हें सही याद आ रही है कि वो भी कभी झूले में झूले होंगे और उनके चाचा जी ने ही उनको झूला झुलाया होगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव हम जीतेंगे। जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का। अखिलेश ने खोली फिजिक्स की किताब। अरे क्यों फिजिक्स पढ़ा रहे, जिस मुख्यमंत्री ने खुद फिजिक्स ना पढ़ी हो वो कुछ और पढ़ा दे तो पढ़ लेते आपसे। जो मुख्यमंत्री पेंडुलम की बातें कर रहे हैं खुद फिजिक्स नहीं पढ़े। चुनावी मैदान में जुबानी गोल। कौन खिसियाता ये बताओ खेल में? आप सब खिलाड़ी लोग हो, आप खिलाड़ी लोग हैं, सब खेल जानते हैं। अरे चुनाव मैनपुरी का हो रहा है, फुटबॉल का खेल थोड़ी हो रहा है। प्रचार का धुआंधार अलार्म। जिस तरह से मैनपुरी के लोगों ने अत्याचार और जिस तरह से गुंडागर्दी सही है, मुझे लगता है कि अब अपमान का बदला लेने का समय है। मैनपुरी की चुनावी टाइम मशीन। पेंडुलम का टिक टिक खेला। बात तो चुभेगी।
राजनीति की रणभूमि में चुनावी माहौल में कई प्रयोग होते हैं। इसके लिए कई फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। इसमें एक इमोशनल कार्ड भी है। इस वक्त अखिलेश और डिंपल सहित सैफई परिवार के सदस्य जहां भी जाते हैं तो शुरुआत मैनपुरी के विकास की बातों से लेकर वो लोगों को समझा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने किस तरह यहां के हर इलाके का विकास किया। तो वहीं भाजपा भी मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद की दुहाई दे रही है। उसका दावा है कि नेताजी का आशीर्वाद भाजपा प्रत्याशी के साथ है। भाजपा कह रही है कि नेताजी के आशीर्वाद से ही उसने रामपुर और आजमगढ़ का किला भी भेज दिया और इस बार भी उन्हीं के आशीर्वाद से रघुराज शाक्य चुनावी मुकाबले को जीत लेंगे। राजनीति में चुनावी जीत का कोई फॉर्मूला अगर प्रयोगशाला में तैयार होता तो मैनपुरी को महाप्रयोग की धरती माना जाता। डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए अखिलेश ने अपनी तरकश में रखे हर सियासी तीर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मैनपुरी की सड़कें, बिजली, अस्पताल या जो कुछ भी विकास आपको दाएं बाएं आगे पीछे दिखाई दे रहा है, कोई पार्टी अपना दावा नहीं कर सकती कि उसने विकास किया होगा। ये सब नेताजी के प्रयास और नेताजी की वजह से। प्रचार जैसे जैसे आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है, बयानों में तल्खी भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। चुनौतियों के केमिकल लोचा को दुरुस्त करने के लिए शब्दों को विशेष इमोशनल रसायन में डुबोया जा रहा है। नेताजी के लिए मैनपुरी के लोगों के प्यार की हर जगह दुहाई दी जा रही है, जिससे चुनावी नतीजे का रंग निखर कर सामने आ सके। नेताजी ने जब कभी यहाँ पर आकर के अपील की होगी, न केवल जीत नेताजी की यहाँ से अच्छी जीत हुई है, बल्कि जो भी रहा हो नेताजी का साथी, नेताजी के नाम पर यहाँ के लोगों ने मतदान देकर के उनको चुनकर दे दिया है। हम आप सब जानते हैं नेताजी मैनपुरी के लोगों को अपने घर का सदस्य मानते हुए अपना परिवार का सदस्य मानते। घर की बहू लड़ रही है तो उसको समर्थन करना ही है और जिताना भी है और जीतेगे भी। और जो इन्होंने जो किया है, जो सुरक्षा हटाई है, तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी, हमें क्या ज़रूरत है, हैं? और इससे अब देखिए डिंपल की जीत और बढ़ गई, हैं? और जो भाजपा का प्रत्याशी है उसकी जीत घट गई और ज़्यादा से हारेगा। सपा नेताजी के नाम की दुहाई दे रही है तो भाजपा ने भी दिलचस्प तरीके से नहले पर दहला दे मारा है। पार्टी कह रही है कि नेताजी के आशीर्वाद से यहां से सपा नहीं बल्कि भाजपा जीतने जा रही है। नेताजी चूंकि रहे नहीं इस दुनिया में, इसलिए नेताजी के आशीर्वाद से ही आजमगढ़ जीते थे और नेताजी के आशीर्वाद से ही मैनपुरी जीते। उनके आशीर्वाद से आप कैसे आजमगढ़ जीत गए? ऐसा है, नेताजी का आशीर्वाद जो न्यायप्रिय शक्तियां थी उनके साथ रहता था और हम न्यायप्रिय हैं, इसीलिए हम लोगों के साथ उनका आशीर्वाद था। समाजवादी पार्टी हर वो दांव आजमा रही है जिससे मैनपुरी की तमाम जातियों और वर्गों के लोगों को अपने पाले में गोलबंद किया जा सके, जबकि भाजपा को भरोसा है कि एक ही परिवार के नेताओं की अगुवाई पर अब लोगों को यकीन नहीं रहा और मैनपुरी का ये चुनाव समाजवादी सियासत को बड़ा झटका देने जा रहा है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ इसलिए जीत रही है। मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूँ, लेकिन 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते और बसपा की हैसियत पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख डाल देते हैं उनका जीते यहाँ है। जब गठबंधन से या मुलायम सिंह जीते हैं तो गठबंधन ना रहने से डिंपल यादव हारेंगे। मैनपुरी में सियासत की आंच हमेशा तेज रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव की लोकप्रियता और कद की वजह से समाजवादी साख हर दौर में कायम रही। लेकिन अब भाजपा बदलाव की भविष्यवाणी कर रही है। जहां तक वर्तमान परिस्थिति है, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता ये मान चुके हैं कि तीनों सीटें मैनपुरी सहित खतौली और रामपुर और मैनपुरी तीनों सीटें समाजवादी पार्टी हार रही है। और इसलिए अखिलेश जी अब चाचा जी को मनाने का काम भी कर रहे हैं। सियासत यहाँ हर दिन करवट लेती दिख रही है। भाजपा की कोशिश गैर यादव पिछड़ी जातियों को इस कदर एकजुट करने की है
कि सपा का आधार वोट बैंक पूरी तरह खिसक जाए और अखिलेश का चक्रव्यूह ध्वस्त हो जाए। लेकिन चाचा शिवपाल समर्थकों के बीच कह रहे हैं कि बहू की जीत पक्की है, बेफिक्र रहो। या तो ये सुधर जाएंगे और सुधरे नहीं तो फिर 24 में हटा देंगे। अब हम तो एक हो गए, देखिए अखिलेश और हम एक हो गए, और अखिलेश और हम अगर 22 में रहते अखिलेश तो ये स्थिति नहीं, फिर अखिलेश ही मुख्यमंत्री बने। तो अब 7 हो गए, 24 में फिर हटा देंगे। मैनपुरी के राजनीतिक अतीत में उलटफेर का इतिहास कम ही लिखा गया। अगर बड़ा बदलाव हुआ भी तो ऐसा मुलायम सिंह यादव ने कर दिखाया, जिन्होंने पूरे इलाके से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का करीब करीब सफाया कर दिया। लेकिन अब भाजपा का दावा है कि इस बार नतीजे चुनावी अतीत को नहीं दोहराएंगे बल्कि कोई नया नजारा दिखाएंगे। इनकी गुंडागर्दी इतनी हुई है, पूरे प्रदेश ने झेला है। इस पार्टी के लिए हम कई बार कहा करते थे कि भाई परिवारवादी कौन सी पार्टी, तो लोग कहते समाजवादी पार्टी। हम कहते थे गुंडावादी कौन सी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी। तो जो गुंडावादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी के नाम से पूरे प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से मैनपुरी के लोगों ने अत्याचार और जिस तरह से गुंडागर्दी सही है, मुझे लगता है कि वो अब अपमान का बदला लेने का समय आ गया है। तमाम दलों की कोशिश मतदाताओं के मन को समझने की है, क्योंकि उसी की मुट्ठी में हार या जीत छिपी है। लेकिन वोटर खामोश हैं, वो सब की बातें पूरी तसल्ली से सुन रहे हैं और इसी इत्मीनान से 5 दिसंबर को अपना फैसला भी ईवीएम में लॉक कर देंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी मैदान में पेंडुलम पर घमासान छिड़ा है। ऐसे में इस पेंडुलम पॉलिटिक्स को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि मामला बेहद दिलचस्प है। जब बात घड़ी के पेंडुलम पर आकर अटक गई है, अब आपको बताता हूं कि पेंडुलम में क्या रखा है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा सियासी तंज छिपा है। अखिलेश के बाद भाजपा का निशाना नंबर 2 बने शिवपाल। शिवपाल को भ्रमित नेता साबित करना, जसवंत नगर में शिवपाल की जमीन कमजोर करना, चाचा भतीजे की जोड़ी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना, अखिलेश यादव को मजबूती में झुकने वाला नेता साबित करना, मजबूरी में, माफी चाहूंगा। भाजपा के हमले से साफ है उसकी तरफ झुकाव रखते थे शिवपाल। भाजपा का संदेश है कि चाचा से सावधान रहना अखिलेश। यह जताने की कोशिश है कि शिवपाल फिर रुख बदल सकते हैं। ये इसलिए पेंडुलम वाला ये प्रचार में ये दांव खेला गया। मैनपुरी उपचुनाव के बीच सक्रिय हुई सीबीआई ने सियासत की रफ्तार और बढ़ा दी है। दरअसल सीबीआई ने योगी सरकार से 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल यादव के रिवर फ्रंट घोटाले में पूछताछ की अनुमति मांगी है, जिस पर राजनीति का पहिया पूरी रफ्तार से घूम रहा है। आरोप है कि इस योगी सरकार मैनपुरी उपचुनाव के मद्देनजर शिवपाल यादव को डरा रही है, जबकि भाजपा जीरो टॉलरेंस वाली परिभाषा बता रही है। अखिलेश और शिवपाल यादव के एकजुट होने के ठीक बाद जब सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव समेत कुछ अफसरों के खिलाफ जांच की इजाजत मांगी, तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया और इसके साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो लूट हुई है उसकी सीबीआई ईडी कब करोगे? हमारी सीबीआई ईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी और सीबीआई से डरा दें। हम कैबिनेट के लोग सब तैयार हैं ईडी और सीबीआई को फेस करने के लिए। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच की शुरुआत सीबीआई ने 2017 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन पूर्व सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव से पूछताछ की इजाजत मांगने की अब की टाइमिंग पर सपा सवाल खड़े कर रही है। वहीं शिवपाल कह रहे हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। देखिए, मैंने सब नियमानुसार काम किया है और बहुत अच्छा काम भी किया है, और इनको पता होना चाहिए। हैं, हम लोग पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी बना करके अधिकारी, जितने बड़े सीनियर अधिकारी किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल रिपोर्ट लगाते हैं, एफसी होती है, उसमें कम से कम 10 बड़े सीनियर बैठते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर सब। और
दरअसल गोमती रिवर फ्रंट केस में सीबीआई जांच को 5.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जांच अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। मार्च 2017 में भाजपा सरकार के गठन के 10 दिन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। 27 मार्च 2017 को सीएम ने गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया। रिटायर्ड जस्टिस आलोक सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की। समिति ने 16 मई 2017 को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी। रिपोर्ट में रिवर फ्रंट के निर्माण में घोटाले की बात सामने आई। 19 जून 2017 को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने एफआईआर दर्ज करवाई। 20 जुलाई 2017 को योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने केस की जांच शुरू कर दी। तब से लेकर अब तक सीबीआई रिवर फ्रंट से जुड़े 16 से ज्यादा इंजीनियरों और 189 फर्मों पर छापे मार चुकी है। अब जांच की आंच 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल यादव तक पहुंच गई। सीबीआई के एक्शन को सीधे तौर पर मैनपुरी उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जो रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट समाजवादी सरकार में और कैबिनेट से एक फैसला हुआ है। कैबिनेट का एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे। एक दिन पहले ही शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाई गई थी। अब रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की सक्रियता ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रफ्तार पकड़ रही है। ना कहीं उनको डर है, एक बदहवासी सी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चुनाव को लेके। पहले तो उन्हें लगा था कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का एक साथ इस प्रचार में आना हुआ है, तो उससे जो जोश है लोगों में, उत्साह है जितने भी वोटरों में, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी हथकंडे हैं सरकार द्वारा उसको अपनाएगी, उसका उपयोग करेगी। और हम लोग किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और वो हमारे संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में है कि हम लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं। जहाँ तक सीबीआई का विषय है, सीबीआई की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा हम दोषी के साथ नहीं है जी। सब लोग जानते हैं कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होती थी और आज किस स्थिति में जमीन जायदाद के मामले में, तो इससे अपना अंदाजा लगा लो। लेकिन आज सीबीआई कोई शिकंजा नहीं कस रही है। इन लोगों के खिलाफ कुछ याचिकाएं हैं, कुछ एफआईआर हैं, कुछ तहरीरें हैं और संवैधानिक संस्थाएं उनका वो कर रही हैं, जांच कर रही हैं। इस जुबानी संग्राम में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का आरोप है कि जो भाजपा के साथ नहीं, भाजपा सरकार उसे परेशान कर रही है। जैसे ही शिवपाल यादव जी ने वो कदम उठाया जो पार्टी के हित में था, अपनी बहू के लिए, डिम्पल जी के लिए वो चुनाव प्रचार में निकले और खुलकर उन्होंने प्रचार किया और बोले, तो दो चीजें हो गई। सीबीआई की जांच में तेजी ला दी गई और उनकी सिक्योरिटी जेट से घटाकर वाई कर दी। बता दें कि सपा सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के लिए 2014-15 में 1513 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। आरोप है कि इसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। अधिकारियों ने अयोग्य फर्मों से मिली भगत कर धनराशि का बंदरबांट किया। ये भी आरोप है कि परियोजना के लिए कई अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया था, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी के मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। इसकी एक खास वजह थी। जी हां, एक तरफ भाजपा नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को याद कर रही है, उनका आशीर्वाद अपने साथ होने की बात कर रही है, तो अखिलेश कह रहे हैं कि अटल जी के नाम से बड़ी योजनाएं तो उनकी सरकार के दौरान पूरी हुई। इसके लिए उन्होंने लखनऊ के स्टेडियम और लोक भवन तक की दुहाई दे डाली। दरअसल अखिलेश के इस बयान के पीछे मैनपुरी के ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में एकजुट करने की कोशिश भी है।
अखिलेश की अटल वाणी। कि जो अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों ने स्टेडियम बनाया, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया, उसी स्टेडियम में जाकर के उन्होंने शपथ ली। वो जो स्टेडियम बना है वो भी समाजवादियों का बनवाया हुआ है, उसी का नाम बनवाया भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी में अखिलेश को आई वाजपेयी की याद। सबसे प्रतिष्ठित जगह है, सबसे महत्वपूर्ण जगह है। हम लोगों ने किसी की प्रतिमा नहीं लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि सम्मान देना था, तो आप जानते होंगे लोक भवन में और लोक भवन के सामने सबसे पहले किसकी प्रतिमा लगी है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा। मैनपुरी में जिस भाजपा से अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा आर पार की जंग लड़ रही है, उसी जमीन पर अखिलेश अगर बार बार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए गए अपनी सरकार के कामकाज याद दिला रहे हैं, तो बात कुछ चौंकाती है। दरअसल अखिलेश की कोशिश ब्राह्मण वोटरों को सपा के पाले में एकजुट करने की है, इसलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र बार बार किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी चल रही है, वो समाजवादियों की बनी हुई लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनकी यूनिवर्सिटी नहीं बना करके तैयार कर। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही। अखिलेश यादव ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी गेंदालाल दीक्षित का भी जिक्र किया और उनके नाम पर बड़ा काम करने का ऐलान किया। जिन्होंने कभी मैनपुरी का इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि पंडित गेंदालाल दीक्षित ने किस तरीके से उस समय क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दे करके जोड़ करके भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया। राम प्रसाद बिस्मिल और पंडित गेंदालाल दीक्षित दोनों मिलकर के यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन चलाते थे और दिन रात ये सोचते थे कि भारत को आजादी कैसे मिले। ये बहुत बड़ा इतिहास मैनपुरी का है। अगर मैंने जाना इस का इतिहास तो वो नेताजी के कहने पर जाना। गेंदालाल दीक्षित देश के महान क्रांतिकारियों में एक रहे, जिन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के चुनावी महाभारत में प्रचार के दौरान खास तौर पर कृष्ण और सुदामा के संबंधों का जिक्र किया। इसका मतलब समझना मुश्किल नहीं। मैनपुरी के महाभारत में कृष्ण सुदामा का था। हजारों साल पुराना हमारा आपका रिश्ता है। कृष्ण और सुदामा का कब का रिश्ता है? और जब सुदामा मिलने गए कृष्ण से, तो बताओ वो सिंहासन छोड़ के आ गए थे कि नहीं आ गए? तो कोई रिश्ता है आज का नहीं है। संस्कृत विद्यालयों को जिंदा रखना, संस्कृत के गुरुओं को सम्मान देना और संस्कृत यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा पैसे देने का काम, जिससे हमारी संस्कृत बची रहे। अखिलेश यादव मैनपुरी में आशीर्वाद सम्मेलन में बोल रहे थे, जहां ब्राह्मण समाज से आए लोग मौजूद थे। मंच पर अखिलेश के साथ सपा के विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी मौजूद थे। और इसी मैनपुरी की धरती से जिनका 40 साल का टूट पारिवारिक रिश्ता रहा, वो हम सबके बीच में नहीं है। उन परिस्थितियों में आज मैनपुरी में चुनाव हो रहा है और चुनाव उनके घर की बहू आदरणीय डिम्पल जी लड़ रही हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव राजनीति करने का चुनाव नहीं है। मैनपुरी की जनता के जो रिश्ते रहे आदरणीय नेताजी के साथ और नेताजी के जो भावनात्मक रिश्ते मैनपुरी के साथ रहे हैं, उसका ये चुनाव है। मैनपुरी में यादव और शाक्य वोटरों के बाद सबसे ज्यादा तादाद ब्राह्मण मतदाताओं की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए आखिरी दांव चल दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि आखिर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में ब्राह्मण वोटर सियासी तौर पर कितनी अहमियत रखते हैं और इनका कितना बड़ा वोट बैंक है। जी हाँ, अखिलेश यादव का ब्राह्मण दांव क्या है, जरा इसको भी समझिए। मैनपुरी में तीसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाताओं की आबादी है। यादव और शाक्य के बाद सबसे ज्यादा एक जाति के वोटर मैनपुरी में करीब 1,10,000 ब्राह्मण वोटर हैं। हर चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं के वोट बढ़ते रहे हैं। ब्राह्मण मतदाताओं के बीच भाजपा की मजबूत पैठ मानी जाती है। इस बार भाजपा ब्राह्मण वोटरों के ध्रुवीकरण में जुटी है।
सपा के आक्रामक रणनीति अपनाई, ब्राह्मण समाज को लुभाने पर जोर दिया। सपा ने अपने तमाम ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से पुराने संबंधों का भी हवाला दिया। कृष्ण और सुदामा के संबंधों का जिक्र कर इमोशनल कार्ड भी यहां पर चला है। आगे बढ़ते हैं। यहां एक बार फिर से यह जान लेना जरूरी है कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में वोट बैंक का जातिगत समीकरण क्या है। इसके जरिए आप इस मुकाबले में ब्राह्मण वोटरों की भूमिका का अंदाजा लगा सकते हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण जरा इसको समझिए। यादव 4,25,000, शाक्य 3,25,000, ब्राह्मण 1,10,000, सभी दलित जातियों के वोटर 1,20,000, लोधी 1 लाख, मुस्लिम 55,000। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा बनता है और इसी आंकड़े को देखकर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। अब बात रामपुर उपचुनाव की, जहां आजम खान के आंसू चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। आज आजम खान बार बार भावुक हो रहे हैं। आज उन्हें हिटलर की याद आ गई। यहां तक कह दिया कि मेरे ऊपर जितना जुल्म हुआ उतना तो यहूदियों पर हिटलर ने भी नहीं किया था। आजम की कोशिश ये साबित करने की है कि अगर उनकी तरफ से मैदान में उतारे गए आसिम राजा नहीं जीते तो सबकी शामत आ सकती है। सरकारें बहुत सी हैं, हमारी सरकारें भी हैं, लेकिन अमन था, शांति थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहतराम था और तरक्की थी। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी है। 27 महीने 8/12 की पूरी 27 महीने, एक लम्हा एक बरस के बराबर था। किसके लिए? और जानते हैं क्या सुलूक करते हैं? वो सुलूक तो शायद ये है कि और याद रखना, मुस्तनद हदीस है, जो बंदों के शुक्रगुजार नहीं होते वो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते। ये आजम खान का प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज है। दिल में पुलिस की कार्रवाई और जेल जाने का रंज है और सामने रामपुर की धरती पर साख बचाने का चैलेंज है। रामपुर के लोगों, तुमने मेरे पर झूठे मुकदमे किए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के जवाब रोज़े हश्र मेरा हाथ होगा और तुम सब तुमने बहुत दुखाया है, बहुत रुलाया है। मैं बुज़दिल नहीं, बड़ी बहादुरी से जो मुकाबला कर रहा हूँ, 2 सरकारों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं रामपुर से हुआ यह ऐलान है कि आजम खान के सामने चुनौती अलग है, समीकरण अलग है। आजम खान की राजनीति की राह में उठता जज्बात का सैलाब ये बताने को काफी है कि रामपुर उपचुनाव में आजम खान का सब कुछ दांव पर है। आप अपने पर हंस रहे हैं या हम पर हंस रहे हैं? कितना हंसोगे अपने ऊपर? तुम पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो। हमसे ज्यादा बेशर्म और कौन हो सकता है? इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर हंसने की हिम्मत है। मैं दाद देता हूं तुम्हारी सेहत को। वाह वाह जवानों वाह। हेट स्पीच केस में विधायकी गंवाने के बाद रामपुर के मैदान में अपनी साख बचाने उतरे आजम खान जानते हैं कि इस बार रास्ता उतना आसान नहीं
जितना कभी उनके लिए हुआ करता था। ऐसे में आजम खान अपने ऊपर बीते दिनों में हुई कानूनी कार्रवाई को आधार बना रहे हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि सरकार के असल मायने क्या होते हैं। हमने तो ये समझा था कि हम विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए तो हमें सड़कें बनवानी है, पुलियां बनवानी है, इमारतें बनवानी है, पेंशन करानी है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दिलवाना है। आजम के आंसू वाली सियासत पर भाजपा चुभने वाले तंज कर रही है। पार्टी के दिग्गज कह रहे हैं कि अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रामपुर तो आजम के हाथ से कब का निकल चुका है, बस नतीजे आना बाकी हैं। पार्टी ने रामपुर में पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना की जीत पुख्ता करने के लिए पार्टी के कई स्टार प्रचारकों ने यहां डेरा डाल दिया। मतदान में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। प्रचार थमने की उल्टी गिनती शुरू है। इस बीच रामपुर में भाजपा ने सपा पर हमले की रफ्तार को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल कमल खिलेगा और पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सब जगह कमल खिलेगा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बड़ी बहादुरी से जुल्म का मुकाबला कर रहा हूँ, 2 सरकारों का मुकाबला कर रहा हूँ। दोनों ओर से जारी बयानबाजी के बीच ये सवाल बड़ा हो चला है कि उपचुनाव के दंगल में किसका दांव सही बैठेगा। 8 दिसंबर को रामपुर की जनता किसके साथ खड़ी दिखेगी, क्योंकि रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सिर्फ आजम खान की साख दांव पर नहीं है। रामपुर विधानसभा सीट पर पहली बार कमल खिलाने का सपना पाले भाजपा के सामने चुनौती बड़ी है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, उन परिस्थितियों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में किया है, उस कामों के आधार पर हमें बड़ी सफलता पिछले चुनावों में मिली है। और मुझे विश्वास है कि अब कोई गढ़ किसी का नहीं है, अब सब भाजपा का गढ़ है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सब लोग मोदी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान के सामने शिकस्त का मुंह देखने वाले आकाश सक्सेना अब दोबारा मैदान में हैं। उनके पीछे भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकत झोंक रखी है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब योगी सरकार का कोई मंत्री रामपुर न पहुंचा हो। सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर के रण में हुंकार भरी थी। मंगलवार की सुबह उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रामपुर पहुंच गए, जिनका दावा है कि भाजपा की जीत यहां तय है। माहौल आप जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अरे तीनों सीटों पे क्या तीनों जगह मैनपुरी में होके आया हूँ। मैनपुरी में तो लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं। पहली बार मौका, घर घर जा रहे हैं। सर निकाल कहाँ जाते थे लोग? बड़े मियाँ कहीं घर जाते थे? बताओ सर, जाते थे कहीं? बताओ भैया आप लोग। सर टिकट दिया जाएगा? तो फतवा जारी करते थे। अब कम से कम घर घर जा करके मतदाता महान है। योगी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख लगातार रामपुर में जमे हुए हैं। वहीं मंत्री गुलाब देवी भी रामपुर में आकाश सक्सेना के लिए प्रचार कर रही है। मतलब ये कि भाजपा किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिर बात धर्म की धुरी पर सियासत को धार देने की हो या फिर विकास की हो, जातिगत समीकरणों की बात हो या फिर रामपुर में युवाओं के लिए रोजगार, हर मोर्चे पर भाजपा मोर्चाबंदी कर रही है। आजम खान के इमोशनल कार्ड को भी भाजपा हल्के में नहीं ले रही। और सजा कितनी संगीन है। 27 महीने 8/12 की कोर्ट, 27 महीने, एक लम्हा, एक बरस के बराबर था। किसके लिए? जे जज्बाती अपीलों का अब कोई प्रभाव नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो न्यायालय ने किया है, कोर्ट के फैसले से हुआ। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने उनको राहत दी थी, उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो अपीलेट कोर्ट भी गए थे। दरअसल भाजपा जानती है कि आजम खान और उनका परिवार सीधे तौर पर भले चुनाव में न हो,
लेकिन उनकी मौजूदगी चुनावी मंच से निकले आजम खान के बयान बड़ा असर पैदा कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात खतौली विधानसभा उपचुनाव की। जैसे जैसे वक्त मतदान का करीब आ रहा है, भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच जुबानी जंग बढ़ चुकी है। खतौली में हेलीकॉप्टर की उड़ान जुबानी जंग के केंद्र में है, तो सियासत के मंच से संगीत सोम के वार ने राजनीति की चाल बढ़ा दी है। कल सीएम योगी पहली बार खतौली पहुंच रहे हैं, जिसके बाद प्रचार को और धार मिलेगी। जो बदलती हुई राजनीति है, जो मोदी जी के दौर की बदली हुई राजनीति है, इसमें हेलीकॉप्टर से उतर के गांव में उन्हें आना पड़ गया। हवाई जहाज पे चप्पल पहन के सवारी करेगा, ये किसने बोला था? विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव की चौखट पर खड़ी खतौली विधानसभा सीट आरोप प्रत्यारोप की सियासत का पन्ना पढ़ रही है, जिसमें दर्ज राजनीतिक शब्दावली में खतौली के जमीनी मुद्दे सिरे से गायब हैं। हवा में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर जमीनी लड़ाई के जुबानी संग्राम का सेंटर बन गया है। और मैंने बताया ना कि जब मैं जा रहा हूं तो मुझे सब लोग भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं 2022 से ज़्यादा वोट देंगे और 2022 से ज़्यादा मिलेगी। 2022 का चुनाव हम 16,000 वोट से जीते थे, हम 16 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। और अगर 16 से कम जीतते तो नैतिक हार होगी मेरी और किसी की छोड़ दिए। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं बड़ी बात, नैतिक हार में कहा, टेक्निकल नहीं कहा। टेक्निकल तो जो चुनाव जीता जीता, लेकिन 16,000 से कम पे अगर जनता ने दिया तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए चिंता की बात भी होगी। नैतिक बात सिर्फ यहीं तक सिमट कर नहीं रह पाई। भाजपा नेता संगीत सोम के एक बयान ने चुनावी लड़ाई की आंच और तेज कर दी है। इस पर विवाद भी खड़ा होने लगा है। ये जितनी रुचि चुनाव लड़ने में और वोट पे जितनी इनकी फिक्र रहती है, उतना संभालने में अगर कर दें तो लोग इनसे इस तरह से नाराज ना हो। लेकिन हम जाके देख रहे हैं गांव-गांव में नाराजगियां हैं, गांव-गांव में नाराजगियां हैं, वो फूट के पड़ेंगी। इस बार जनता को मौका मिला है, खतौली की जनता को। जो एक विधायक जो दंगा आरोपित थे, आरोप साबित हो गए हैं, उनको भी दंड देना चाहती है पब्लिक। इससे समझा जा सकता है कि खतौली में भाजपा की उम्मीदवार राजकुमारी सैनी और रालोद सपा के उम्मीदवार मदन भैया के बीच का मुकाबला किन मुद्दों की गलियों में घूम रहा है। देने के नाम पर गलत शब्दों का इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं, सीधा सज्जन आदमी है हमारा। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, वो मन का बहुत साफ है। सीधा सज्जन हमारा प्रत्याशी है और वो बहुत अच्छा प्रत्याशी है। कम से कम जो सामने लड़ रहा है उससे तो 1000 गुना अच्छा है। गुजरात में 89 विधानसभा सीटों के लिए आज शाम प्रचार थम गया। 1 दिसंबर को यहां वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में दक्षिण गुजरात के 19 जिलों में वोटिंग होगी। इस दौर में 2,39,00,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। आखिरी दिन के प्रचार में सीएम योगी ने जबरदस्त हुंकार भरी। उन्होंने आणंद, पंचमहाल और वडोदरा जिले में प्रचार किया। गोधरा में सीएम योगी ने रोड शो भी किया। गुजरात में प्रचार के लिए योगी की 5वीं परिक्रमा। जनता के बीच विरोधियों के लिए आर पार की रणगर्जना। समाज के विरोधियों को दिया उपचार संदेश। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी गोधरा में थे, जहां उन्होंने कहा कि हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। और कांग्रेस ने बीमारी जो दी, उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। आतंकवाद का समाधान हो गया है। आस्था का अपमान कांग्रेस करती थी, उसका सम्मान में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया है। सीएम योगी ने गोधरा में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वयं का बलिदान देना पड़ा था। उनके बलिदान को नमन है। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है,
आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। सीएम योगी ने पंचमहाल जिले के गोधरा में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से सीधा संवाद किया। इससे पहले सीएम योगी ने वडोदरा के डभोई और आणंद के उमरेठ में प्रचार किया। यहां सीएम योगी ने कहा कि भले ही अभी चुनाव प्रचार हो रहा हो, लेकिन सुशासन, स्वावलंबन और विकास की प्रचंड विजय का उत्सव शुरू हो चुका है। हर तरफ जय श्री राम और भारत माता की जय का उद्घोष वडोदरा की जनाकांक्षा को प्रकट कर रहा है। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। सीएम योगी ने उमरेठ में कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश के अंदर अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया था और अब वो दौर फिर नहीं लौटेगा। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। याद करिए 2014 के पहले कांग्रेस ने देश के अंदर अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार को इतना चरम पर पहुंचा दिया था कि देश के अंदर चारों ओर अराजकता का सा वातावरण था। राजनीति अविश्वास के दायरे से गुजर रही थी। जनमानस को शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं रह गया था। सीएम योगी के इस अंदाज से साफ है कि भाजपा किस कदर गुजरात में आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पर प्रहार कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।